विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या होता है? विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये एक फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, दो सरफेस के बीच में, जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है उनके बीच की रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन मतलब समझते हो ना, एक सरफेस रुकी है तो दूसरी सरफेस चल रही है, दूसरी सरफेस रुकी है तो पहली सरफेस चल रही है, या दोनों चल रही है तो डिफरेंट स्पीड से चल रही है, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। इन सारे केस में क्या आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। और इन सारे केस में क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा, जो इस रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा, इंपीड करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, the force which opposes the relative motion in between the two surface in contact। कह रहा है भैया ये फोर्स होता है जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होती है उनके बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करता है? रोकता है। एक सरफेस ये रही आपकी ए, दूसरी सरफेस आपकी ये रही बी, ठीक है। इनके बीच में क्या है? ये कांटेक्ट है, जहां पर ये बना रखे हैं डैश डैश, ये कांटेक्ट। इसकी वेलोसिटी क्या है? वी ए, और इसकी वेलोसिटी क्या है? वी बी, ठीक है। अगर वी ए माइनस वी बी बराबर में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? पुनीत, अब पहले इसको यूज करने, ठीक है। इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जीरो है। फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो। फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगर मैंने कह दिया वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड क्या भैया? ग्रेटर देन जीरो है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्या होगा? यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो होगा। तो मुझे यार ड्रॉप पे था ना, क्या बेट रहा है? अरे यार, अब ड्रॉप है। अगर इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। और अगर मैंने कहा इनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है भैया? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन जीरो आ रहा, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? फ्रिक्शन भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। क्या बताया था? ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों अराइज होता है, किस वजह से अराइज होता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। देखिए भैया, जब हम दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में उनको देखते हो तो हमें बड़े लेवल पे दिखता है कि उनका बहुत सारा एरिया क्या होता है? आपस में कांटेक्ट में। लेकिन छोटे लेवल पे देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, तो उनका बहुत छोटा सा एरिया ही क्या होता है? कांटेक्ट में होता है। अब जब छोटा सा एरिया कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट पॉइंट्स पे क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, और ज्यादा प्रेशर की वजह से उनके मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट पर हैं वो क्या होंगे? बहुत पास पास में आ जाएंगे। और जब पास पास में आते हैं वो मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में एक फोर्स होता है जो एट्रैक्टिव नेचर का होता है, उसको मॉलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। तो बहुत पास में आने की वजह से एक दूसरे से लगभग क्या होता है? चिपक जाते हैं। इनकी वजह से उनके बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। क्या होती है? बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। जब अब एक सरफेस दूसरी सरफेस में चलने का प्रयास करेगी तो वो बॉन्ड्स उसको, दोनों सरफेस को एक दूसरे से अलग होने में क्या करेंगे? रोकेंगे, अपोज करेंगे, दूसरे को अलग नहीं होने देंगे। उसी को क्या कहते हैं भैया? फ्रिक्शन कहते हैं। और जब आपकी गाड़ी चलती है, आप देखते हो ना यहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो हीट भी आती है। तो जब आपकी गाड़ी चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से जैसी गाड़ी चलना चालू करती है, बॉन्ड क्या होते हैं? टूटते हैं। और जब वो बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा भैया? बॉन्ड टूटने से क्या निकलती है? हीट। क्या निकलती है? एक्चुअल में बॉन्ड टूटने से हीट डायरेक्ट नहीं निकलती। बॉन्ड टूटेंगे तो भैया क्या होगी? वाइब्रेशंस क्रिएट होगी। जब वाइब्रेशन क्रिएट होगी तो वो बॉडी के अंदर जाती है और वो एनर्जी रहती है, और धीरे धीरे वाइब्रेशन क्या होती है? गायब हो जाती है। तो इसका मतलब वो वाइब्रेशन गई कहाँ? हीट की फॉर्म में बाहर, बाहर निकल गई। समझ गए भैया? तो ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन क्या है भैया? कि हमें, मैंने बताया था आपको कि ये है, ठीक है, ये कांटेक्ट एरिया। क्या है? कांटेक्ट एरिया, ठीक है। apparent contact area is much greater than real
कांटेक्ट एरिया। जो एपरेंट हमें दिखाई देता है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जो एक्चुअल में होता है वो बहुत कम होता है। रियल कांटेक्ट एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। सो प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट क्या होगा, क्या होगा भैया, टू क्या होगा भैया, लार्ज। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो एरिया के क्या होता है, इनवर्सली होता है। कौन से एरिया के, रियल एरिया के। क्या होगा, और आपको पता है रियल एरिया तो बहुत छोटा, तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक फोर्स आता है, एट्रैक्टिव फोर्स अराइज, एट्रैक्टिव फोर्स अराइज इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स राइज होता है। और जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे चलने लगती है तो वो क्या करता है, जो बॉन्ड बने हैं वो उनको चलने में क्या करता है, अपोज करता है। अब दो चीजों को जोड़ दिया गया बॉन्ड से, तब ये इजिली चल पाएंगे क्या, नहीं चल पाएंगे। अब क्या करेगा वो कांटेक्ट, जो एट्रैक्टिव फोर्स आयन के बीच में, वो उनको दोनों सरफेस को अलग नहीं होने देगा। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन कहते हैं। और जब बॉडी चलने लगती है तो आपको पता है अभी कितना भी फ्रिक्शन लगे, लेकिन अगर बॉडी चल ही नहीं रही तो भैया क्या होगा, हीट नहीं निकलती। लेकिन आप जब अपने हाथ की हथेलियों को रगड़ोगे, फ्रिक्शन होगा और हाथ भी चलेगा, तो भैया आ रहा है, हीट निकल रही है। इसका मतलब बॉन्ड टूट रहे होंगे, बॉन्ड टूट रही होगी तो एनर्जी निकल रही होगी। वो एनर्जी की फॉर्म किसकी फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में निकल रही है। समझ गए भैया, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एट्रैक्टिव फोर्स अराइज, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हिच अपोजेस द relative motion in between the surface। ठीक है, ठीक है, यही क्या करता है, जो दो सरफेस है उनके बीच की रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो यही क्या भैया, ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आगे बढ़े, चलो ये लिख लेना आपको। ठीक है, इनमें से आएगा कुछ भी नहीं, लेकिन पता आपको सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब आते भैया टाइप ऑफ फ्रिक्शन। इसकी बात करते हुए टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन अपने पास कितने टाइप के फ्रिक्शन है, तीन टाइप के फ्रिक्शन। एक तो जब फ्रिक्शन आता है, पहली बात तो एक बात ध्यान देना, ठीक है, कि अब मैं बात कर रहा हूं टाइप ऑफ फ्रिक्शन की। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो भैया पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद टाइप पे आता हूं। ठीक है, तो भैया ये ध्यान देना कि नोट में है, ये इंपोर्टेंट नोट है कि इफ अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू में जीरो, अगर आपने बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अप्लाई फोर्स नहीं किया है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो ये फ्रिक्शन भी क्या हुआ, फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। यानी आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से ही आता है आपका फ्रिक्शन। चेयर नॉर्मली बैठी हुई है, खड़ी हुई है, आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होगा, चेयर भी एक अपोजिंग फोर्स लगा देगी, उसी की हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन। अगर चेयर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, बराबर है। और फोर्स लगाया, चेयर अभी भी नहीं मूव कर रही, तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अभी भी क्या है, बराबर है। लेकिन चेयर अब चलने लगी, चेयर अब चलने लगी, आपने फोर्स लगाया, तो इसका मतलब आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया। लेकिन चेयर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो क्या हुआ, अभी भी आपका अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है बॉडी जो है आपकी, चेयर क्या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्या चल रही है, फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, लेकिन वो फ्रिक्शन क्या होगा, आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये होता। लेकिन अगर आपके फोर्स की वजह से फ्रिक्शन भी लग रहा है और साथ में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका मतलब वहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स की कुछ वैल्यू है। समझ गया, वहां पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो। समझ गए भाई, नहीं समझ में आया, चलो ना। मैंने कहा अगर आपने फोर्स लगाया है और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है। यहाँ पर फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर नहीं है। अगर फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स बराबर होते तो नेट फोर्स क्या होता, जीरो, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से भागती। तो समझ रहे मेरी बात को। लेकिन आपको पता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा है, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं आ रही।
इसलिए बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है, समझ गया भाई। तो अब देखिए अप्लाइड फोर्स जीरो तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, आप जितना अप्लाइड फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बढ़ने की एक सीमा होती है, अभी आपको पता लग जाएगा, समझ गया भैया। अब आते भैया टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में पहला टाइप क्या है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो भैया आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, ध्यान दीजिए भैया, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया और ये बॉडी अभी भी चल नहीं रही है। इस बॉडी की वेलोसिटी अभी भी क्या है, अप्लाइड फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो है। तो इस फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए भैया। अप्लाइड फोर्स लगा रहे, बॉडी अभी भी नहीं चल रही, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है उसने बॉडी को रोक रखा है। जो बॉडी को रोक के रखेगा उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। अब देखिए लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक, लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक। लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या करता है, रोक के रखता है, बॉडी को चलने नहीं देता। लेकिन अब ये लास्ट में एकदम कंडीशन आ गई है चलने वाली, अभी चल नहीं रही है लेकिन कंडीशन आ चुकी है चलने वाली। इसके बाद अगर मैं थोड़ा भी अप्लाइड फोर्स को बढ़ाऊंगा तो बॉडी क्या होगी, चलने लगेगी। समझ गया, मतलब बॉडी 60 न्यूटन पे चलती है, बॉडी किस पे चलती है, तो मैं पहुंच चुका हूं 59.999999 न्यूटन पर पहुंच चुका हूं। अब इससे ज्यादा एक फोर्स भी लगा दिया थोड़ा भी, तो बॉडी क्या होगी, स्टार्ट कर देगी। मतलब बॉडी अभी भी रुकी हुई है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जिसने उसको रोक रखा है, ठीक है भैया। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या नॉर्मली लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ठीक है, यहां पर अगर आपको साधारण भाषा में लिखो, अभी लिखवाऊंगा सारी डेफिनेशन। जो फ्रिक्शन लास्ट लिमिट तक बॉडी को रोक कर रखे, जो फ्रिक्शन बॉडी को लास्ट लिमिट तक रोक के रखता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गया। अब भी बॉडी चलेगी नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये अप्लाइड फोर्स लगा रखा है, अब इसके मैं मैक्सिमम तो नहीं बोल सकता लेकिन काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ये फ्रिक्शन क्या हो चुका है भैया, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, ठीक है भैया। ये फ्रिक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है, ठीक है भैया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग। क्या कहते हैं इसे, तो समझी। बॉडी अभी भी क्या है, रेस्ट, वेलोसिटी क्या है, अभी भी जीरो है। इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। समझिए। तो हमने क्या देखा कि हम देख रहे हैं कि भैया हायर ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में देखा कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है भैया, अप्लाइड फोर्स, बट अप टू अप्लाइड फोर्स बट अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। कह रहा भैया कि आपका जो फ्रिक्शन है ना वो अप्लाइड फोर्स के, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना बढ़ेगा, और लगाओगे और बढ़ेगा, और लगाओगे और बढ़ेगा, कब तक, लिमिटिंग तक। और एक इसकी दूसरी कंडीशन लिख सकते हो कि जब तक वेलोसिटी क्या भैया, जीरो, जब तक बॉडी चल नहीं रही हो तभी तक होता है ये, उसके बाद तो मामला क्या होता है, अलग हो जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो क्या बॉडी चल रही होगी, मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बॉडी नहीं चल रही, अभी लिमिटिंग तक तो पहुंचा ही नहीं, तो बॉडी चल कहां से आएगी, अभी भी स्टैटिक है, अभी भी बढ़ रहा है फ्रिक्शन, तो अभी बॉडी नहीं चल रही। अब लास्ट लिमिट तक बढ़ चुका है, एकदम लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो अब भी बॉडी
नहीं चलेगी, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग। लेकिन जब बॉडी चलने लगती है ना तो एक्चुअल में बढ़ने की बजाय फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। रीजन आ रहा है, समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। इसको लिखने के बाद जैसे ये लिखा नहीं है, ये जो मैंने लिखा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप रटोगे। तो इस चीजों को देख लेना। अब देखिए भैया, लास्ट जो आता है काइनेटिक आता है। क्या आता है भैया, अब काइनेटिक में आपकी बॉडी क्या हो रही होती है, चल रही होती है। क्या हो रही होती है, या तो चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, या चल रही है एक्सेलरेटेड एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है, अब इस काइनेटिक में दो कंडीशन आती है, बताया ना भैया, एक तो कांस्टेंट स्पीड, दूसरा क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है। कांस्टेंट स्पीड से कब चल रही होगी, बताइए, क्या कीजिए। अगर मैं बोलूं कि आपकी बॉडी चल रही है विद कांस्टेंट स्पीड, तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है। देखो ये लॉजिक है, कंसेप्ट है, बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। आप आपके दिमाग में बातें ना बहुत सोचने के बाद ही आएंगी, जब आप सोचोगे। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के बराबर होगा, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन जब बराबर होगा तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, बॉडी की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। काइनेटिक आ रहा तो मतलब बॉडी चल रही है, ठीक है। लेकिन बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है चलते हुए, तो इसका मतलब क्या है भी, आपका अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है भैया। इसलिए बॉडी क्या कर रही है आपकी, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब देखिए तीसरा आता है भैया, यहाँ लिखो, कहाँ लिखो, काशी मिटोला का ऑप्शन होगा, थोड़ा अभी से सेव कर, अरे अभी तो खत्म हो जाती है, ठीक है। अगला आता है काइनेटिक, ठीक है। क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक। अब यहाँ करेंगे, इसकी दो कंडीशन है, ठीक है। एक तो वेलोसिटी है इसकी कांस्टेंट है और ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका अप्लाइड फोर्स इधर लगेगा और पीछे काइनेटिक आएगा। क्या आएगा, काइनेटिक। अब यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, एक्सेलरेशन क्या है भैया, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या है भैया, जीरो। एक्सेलरेशन जब भी जीरो होता है जब नेट फोर्स क्या होता है भैया, जीरो। नेट फोर्स यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है अपने, एक अप्लाइड फोर्स लग रहा है और माइनस दूसरा क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, माइनस क्यों लगाया, कोई मेरे को बताएगा, बीच में माइनस क्यों लगाया, अप्लाइड माइनस काइनेटिक बराबर में जीरो लिखा है। अरे यार क्या हो रहा है ये, क्यों लगाया मैंने बीच में माइनस, क्योंकि ये दोनों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, दो के अगर दो फोर्सेस को एक साइड में लिख रहे हो, दोनों अपोजिट है, तो एक के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। फोर्स, ये दोनों ही फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों को जोड़ रहे हो एक साइड में रख करके, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या है, काइनेटिक के बराबर है, समझ गई। अगर यही काइनेटिक में ही आ रहा है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी अप्लाइड फोर्स ये रहा, काइनेटिक ये रहा, और बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो एक्सेलरेशन होता क्या, फोर्स अपॉन में मास, नेट फोर्स अपॉन में मास। एक्सेलरेशन ग्रेटर का मतलब, एक्सेलरेशन होता क्या, फोर्स अपॉन में मास ही तो होता है। तो इस एक्सेलरेशन के यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नेट फोर्स अपॉन में मास इज ग्रेटर देन जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। नेट फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स माइनस, तो ये इधर लिया तो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स क्या होगा इस केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, अगर बॉडी आपकी एक्सेलरेट कर रही है। और एक्सेलरेशन तो आपको सबको पता होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, नेट फोर्स अपॉन में मास। तो मास m है, इसका नेट फोर्स क्या लग रहा है, एक लग रहा है आपका अप्लाइड फोर्स, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। तो ये एक्सेलरेशन इस बॉडी का, समझ गए भैया। तो इन दोनों ही कंडीशन में आपका काइनेटिक आता है, इन दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, काइनेटिक, ठीक है भैया। तो समझ गया, ये कॉपी कर लेना भैया, हटाओ। अब देखिए डेफिनेशन पे आते हैं, स्टैटिक लिमिटिंग और उसकी, ठीक है। और इन तीनों में रिलेशन बता दूंगा ग्राफ के साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, मैं ये डेफिनेशन, ठीक है, सिंपली the force of friction which comes into play when body at rest,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब आपकी बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहती है तो उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब खेल रहा है उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? बॉडी रुकी हुई है भैया, ठीक है भैया। अब जब बॉडी चलने लगती है तो उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन आता है भैया? लिमिटिंग आता है। अभी कंटाप दूंगा खींच के, क्या आता है? काइनेटिक। और जो मैक्सिमम लिमिट तक बॉडी रुकी होती है तो उस वक्त कौन सा फ्रिक्शन आता है? लिमिटिंग। होगी, डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, समझ गया? सारे कंसेप्ट मैंने पहले लिखवा दिया, उस कंसेप्ट को लिख लेना। देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लिखना है आपको, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चले, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या भैया? जीरो है। कहने का मतलब क्या है भैया? इस फ्रिक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी a विद रिस्पेक्ट टू b या रिलेटिव वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू a क्या है भैया? जीरो है। कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर, समझ गए? तो उस वक्त जो फ्रिक्शन आता है उसे क्या कहते हैं हम? स्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक की डेफिनेशन कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टैटिक लिख देना, स्टैटिक। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो सबसे ज्यादा स्टैटिक होता है, स्टैटिक में भी सबसे ज्यादा स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक का पापा क्या कहलाता है? लिमिटिंग। अगर तू स्टैटिक है तो तेरे पापा क्या होंगे? बोल दे, लिमिटिंग कहलाएंगे ना। अब मैं एक वो बात बता रहा हूँ, द मैक्सिमम स्टैटिक, लिमिटिंग, लिमिटिंग और मैक्सिमम स्टैटिक। The maximum static force of friction which comes into play when body just start कर रही है, start करने वाली है, चल नहीं रही है, just start over the, ठीक है भैया, समझ गए भैया? ये मत लिखना पीछे वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए भैया। अगला, बॉडी लिमिटिंग तक रुकी थी, उसके बाद भी हमारे अंदर चूल थी, हमने और अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो क्या हो गया? बॉडी चल गई। अब द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज इन मोशन, या रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सरफेस के बीच में क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। दो सरफेस के बीच में जैसी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो मतलब चलने लगी दोनों बॉडी, है ना? जब दोनों बॉडी चलने लगी तो इसका मतलब वहां पर आप चलने लगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब कौन आएगा रोकने के लिए? काइनेटिक। कौन आएगा? तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन a body is in state of steady motion over the surface another body is called a kinetic or dynamic friction। ठीक है भैया? काइनेटिक, काइनेटिक और डायनेमिक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए नोट में बात करने वाली है, अब ये ध्यान दीजिए, ठीक है? जो ग्राफ बनता है, ठीक है, कल मैंने आपको एक और बताया थी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक से क्या होता है? ज्यादा होता है। उसका भी रीजन लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? जैसे लिखूंगा वैसे लिखियो, ठीक है? अपना दिमाग मत लगाइयो गधे वाला, ठीक है? नोट में पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो हमें अगर ग्राफ बनेगा, ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ये भैया आपका फ्रिक्शन, क्या है? फ्रिक्शन। और ये क्या है भैया? अप्लाइड फोर्स। क्या है? अप्लाइड फोर्स। समझ गए? पहले जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हो फ्रिक्शन का बढ़ता है, बॉडी चलती नहीं। जब फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा तो बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी स्टैटिक, स्टैटिक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर प्रोपोर्शनल है तो बॉडी चल नहीं रही है, भी ध्यान रखना। अगर ग्राफ एकदम सीधा जा रहा है तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी अभी चल, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। समझ गया? अब क्या हुआ? एकदम लास्ट लिमिट पहुंच कर, ये पॉइंट लास्ट है, इसके बाद नहीं करेगा फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट, औकात खत्म हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद जैसी बॉडी चलना चालू करती है तो वैसी क्या होता है? फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ये इसका रीजन, ये ऐसा हो जाता है। ये क्या होता है भैया? ये क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? ये क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे यार, एलएफ समझ गया ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या? अब वैलिड जो मैं बना दूं ना, बोर्ड पे लिख दूं, उसका वैलिड ही है वो। अब भाई नीचे बना हुआ है वही ग्राफ, वो देख, ये देखिए नीचे बना हुआ है, ठीक है? अब देखिए निहायती कितने नंबर आते फिजिक्स में? 25 में से बस कम ही है, 3 नंबर का, 2 नंबर कहाँ गए? हाँ हुआ था अभी निकाई यूटी, ठीक, नकल मारी होगी तूने, पक्की बात है तो देख। चल
धुकेले बैठाते तो हो जाते 30-25 में 25, है ना। देखिए भैया सुन लीजिए, देखिए भैया, तो एलएफ हो गया। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, पॉइंट ए का फ्रिक्शन क्या कहलाएगा बताइए, क्या कहलाएगा, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का, पॉइंट डी का, पॉइंट एफ का, क्या होगा, काइनेटिक। डायनेमिक या काइनेटिक, ज्यादा अंग्रेज मत बना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ, काइनेटिक की अगर वैल्यू दिखानी तो, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो नोट में करने वाली बात है, नोट में सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है, अगर मैं काइनेटिक और लिमिटिंग में कंपैरिजन करूं तो कौन ज्यादा है, लिमिटिंग ऊपर है तो लिमिटिंग ज्यादा होगा, काइनेटिक क्या होगा। तो ध्यान रखना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अगला देख, दूसरा, अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कंपैरिजन करूं तो क्या होगा, देखिए ए बी सी डी ई एफ, यहां पर जी भी लिख दे, एक पॉइंट जी, ये जी, ये जी है, दिख रहा है जी, समझ में आ रहा है जी ये? तो जी अब ठीक है। अब देखिए, अगर अब देखिए, अब देखिए, अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कंपैरिजन करूं तो क्या होगा, हाँ स्टैटिक नहीं, स्टैटिक भी ज्यादा है, काइनेटिक भी ज्यादा है और बराबर भी है, तीनों चीज होती है कंडीशन। ध्यान दीजिए, देखिए चलो मैं बताता हूँ, देखिए काइनेटिक का देखिए, काइनेटिक के नीचे देखिए, तो काइनेटिक के नीचे ए और बी और सी पॉइंट है, सॉरी काइनेटिक के नीचे ए बी पॉइंट है, ए बी भी दोनों क्या है, स्टैटिक है, लेकिन इस कंडीशन में काइनेटिक से दोनों क्या है, कम है, समझ गया, कम वाले, ठीक है। अब मैं जी पॉइंट को देखूं और डी पॉइंट, जी पॉइंट को देखूं और डी पॉइंट को देखूं, डी भी तो स्टैटिक है ना, लिमिटिंग। जी को देखो, चलो जी को देख लो, छोड़ो डी पे मत जाओ, लिमिटिंग हो जाएगा वरना तो, ठीक है, तो वो भी स्टैटिक है। जी पॉइंट को देखो, जी काइनेटिक से ऊपर है, तो मतलब इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, स्टैटिक ज्यादा होगा, काइनेटिक कम होगा। और अगर मैं सी पॉइंट को देखूं तो सी पॉइंट का स्टैटिक काइनेटिक के बराबर है, क्योंकि जाते वक्त सी पॉइंट इसी लाइन को तो आया था, तो हम देख रहे हैं काइनेटिक की भी यही वैल्यू है, समझ गया। तो यहां पर बराबर है, यानी ये तीनों इक्वालिटी को करता है, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी सबको फॉलो करेगा ये। अगला बताओ, हाँ हाँ डी भी स्टैटिक है, मैक्सिमम स्टैटिक बोलते हैं उसे, लिमिटिंग। अब देखिए भैया, अगला मैं बोलूं क्या हो, ये हो गया, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या होगा, ये लेस होता है या बराबर होता है, लेस कम होगा, डी से नीचे वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, लेस होंगे, और डी के ऊपर आने वाले सारे पॉइंट क्या होंगे, बराबर होंगे, समझ गए, ये होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब ये वैलिड नहीं है, मत करिए तो, ठीक है, समझ गए भाई। अब बात करते हैं भैया यहां पर कि क्वेश्चन आता है, why kinetic friction is less than maximum static और limiting फ्रिक्शन, ठीक है भैया। कह रहा है कि काइनेटिक जो होता है वो लेस होता है किसके, लिमिटिंग से, क्यों होता है, चलो आंसर देखते हैं इसको, ठीक है, समझ गया। मैं बात करता हूं स्टैटिक कंडीशन की, क्या करता हूं, स्टैटिक, एट स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक
कंडीशन। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, आपका अप्लाइड फोर्स यहां पर लगता है। ठीक है, बॉडी के पास कौन सा इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ, इसके पास क्या, रेस्ट है। तो ये इनर्शिया देखिए, अप्लाइड फोर्स लगा के आप चलाने का प्रयास कर रहे हो ना, तो इनर्शिया जो लगाएगा वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू किसकी वजह से, इनर्शिया रेस्ट। देखिए अप्लाइड फोर्स आप उधर लगा रहे हो राइट साइड में, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या लग रहा है, अपने आप ही लगने लगा फोर्स उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। तो अगर हम इस चलाना चाहते हैं, तो अगर आपका फोर्स और इनर्शिया का फोर्स और फ्रिक्शन मिल करके, ठीक है, अब फ्रिक्शन तो पीछे लगे ना, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर। तो अब आपको इनर्शिया के अगेंस्ट में काम करना है, तो इसलिए अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या करोगे, बढ़ाओगे। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रिक्शन अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गया, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको पता स्टैटिक कंडीशन में आता है, इसलिए फ्रिक्शन क्या होता है, ये ज्यादा होता है। समझ गया, समझ गया, समझ गया। दोबारा देखिए भैया, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसके पास कौन सा इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है भैया, अप्लाइड फोर्स आप राइट साइड में लगा रहे हो, तो फोर्स ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा, लेफ्ट साइड में लगेगा, और फ्रिक्शन क्या लगता है, पीछे लगता है। तो आपको पता है अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जैसी बढ़ेगी तो आपका फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में आपको बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे अटेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्शन फोर्स। समझ गया, तो भैया इसीलिए क्या होता है, इसके इसी केस में स्टैटिक कंडीशन में तो आता है लिमिटिंग, तो इसलिए क्या होता है, लिमिटिंग ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे अभी मिटो दो इसे, हाँ मतलब सेव करके मिटो। ठीक है, डायग्राम दोबारा, हाँ क्या कह रहा है, अब चमकांडे अभी स्टार्ट हुआ ही है। देखिए मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा, मतलब सही से नहीं पाएगा। ये भी आपका बॉडी थी, इस ये रेस्ट में थी। ठीक है भैया, आपका फोर्स यहाँ पे था, और ये किसकी वजह से फोर्स आया, फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और फ्रिक्शन कहाँ लगता है, हमेशा अप्लाइड फोर्स की उल्टी डायरेक्शन में। और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली, ओए चुप हो जा, फ्रिक्शन क्या होता है भैया, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो समझ गए भैया, इस केस में फ्रिक्शन क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए अगला, जब मोशन में होती है, क्या होती है, मोशन में, बॉडी क्या मोशन में, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब बॉडी आपकी मोशन में, बॉडी क्या मोशन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन भी आपके अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी अब आपको कम अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फेवर करने के लिए इनर्शिया खुद फोर्स लगा रहा है। तो जब आपका अप्लाइड फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, अप्लाइड के डायरेक्टली होता है, ये कम कर दोगे तो ये भी क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गया, ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये भैया ये कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये F1 अप्लाइड फोर्स है, और ये क्या है भैया, F2 अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, समझ गए भैया, तो हेयर कौन ज्यादा होगा, हेयर F1 अप्लाइड फोर्स, यानी पहले कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स था वो क्या होगा, दूसरे कंडीशन के अप्लाइड फोर्स से क्या है भैया, ज्यादा है। समझ गए ना, क्योंकि इसको चलाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगेंस्ट में कौन काम कर रहा है भैया, फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इस केस में आपके फेवर में काम कर रहा है फोर्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या होगी, पहले कंडीशन में ज्यादा और सेकंड कंडीशन में क्या होगी, कम होगी। ठीक है भैया, सो फ्रिक्शन अप्लाइड पहले कंडीशन में बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा,
ज्यादा हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे उतार लेंगे, समझ में बात नहीं है, ठीक है, हो गया, समझ गया मेरे सिंगाड़े के चल के। सिंघाड़े की सल के, अच्छा तो नाम है सिंघाड़ा, कितना प्यारा नाम है, देखे पॉजिटिविटी आ रही है इसके। सोनी तेरे को समझ में आया बेटा, कंफ्यूज हो तू मुझे लग रहा है, पक्की बात है, सोनी ज्यादा सोचता है यार, ठीक है, और चिंतन करता है। देखिए भैया, कह रहा लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ रूल होते हैं, लॉ होता है, यहीं से आपका मतलब बेसिकली आपका फ्रिक्शन एरिया चालू होता है। अच्छा आपने, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई ऑनलाइन तो बैठा नहीं है, अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे रखूं, ये अभी थोड़ा फ्रिक्शन से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो इसका वेट क्या होगा, mg ऊपर आएगा, और जो कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं ऊपर रहेगा, और अगर बॉडी रेस्ट में है, क्या है, ये एक्सेलरेशन जीरो है बॉडी का, क्या है, तो n बराबर में क्या होता है, mg होता है, क्या होता है, n बराबर में mg। और ये जब भी पॉसिबल है जब बॉडी आपकी कहां पर रखी हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कहां पर रखी हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ऐसा। लेकिन अब देखिए भैया, अगर मान लीजिए बॉडी ऐसे रखी हुई है, इस वाले प्लेन पे ये रखी हुई बॉडी है, यही वाली बॉडी, सेम बॉडी ऐसे रखी है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वेट क्या लगेगा, ऐसे, और आपको मैंने बताया नॉर्मल फोर्स यानी कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, ऐसे लगेगा। इस केस में क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, वेट ज्यादा होगा एन कम हो जाएगा। और आपने देखा है कि ऐसी कंडीशन में चीजें अपने आप नीचे आ जाती हैं, ऐसी कंडीशन में चीजें कई बार अपने आप ही आती है, और नहीं भी आती थोड़ा सा फोर्स लगाने पर आ जाती है, यानी इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। इस केस में फ्रिक्शन, वेट बॉडी का वही है, लेकिन एक केस में एन की वैल्यू क्या होती है, ये यहां पर n1 लिख देते हैं इसको, और यहां पर इसको n2 लिख देते हैं, तो हेयर कौन ज्यादा है, n1 इज ग्रेटर देन n2। और आपको पता किस केस में चलाना आसान रहेगा, उस वाले प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन पर, ये क्या है भैया, इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन की बात करूं तो आपका mg क्या होता है, n से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब देखिए भैया, अब जब का mg n से बड़ा है, ठीक है, समझ गया, किस केस में आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, किस केस में आसानी से चीजें मूव कर सकती है, इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे आसानी से मूव कर, यानी उस केस में फ्रिक्शन कम हो गया ना, और क्या कम हुआ था फ्रिक्शन के साथ, एन कम हो गया था, इंक्लाइन प्लेन पर एन की वैल्यू भी तो कम हुई थी, फ्रिक्शन भी कम हो गया, समझे। और अगर उसकी बात करूं तो एन और mg क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एन और mg क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो एक्चुअली में होता है वो वेट पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज्यादा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन क्या आएगा, कम आएगा। तो लॉ में यही लिखा गया है कि भैया फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू आर, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, वही हमने एन से लिखा, इन्होंने आर से लिख दिया, ठीक है भैया। तो यहां से लिया गया ये लॉ, ठीक है भैया, समझ में एक बात नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये ज्यादा होता है इसलिए फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एन की वैल्यू ज्यादा होती है, एन की वैल्यू mg के बराबर होती है। लेकिन जैसे इंक्लाइन प्लेन पर आते तो एन की वैल्यू क्या होती है, mg से कम हो जाती है, और फ्रिक्शन भी क्या होता है, आपने देखा होगा आसानी से चीजें क्या होती है, नीचे उतर आती है, यानी फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया थोड़ा बहुत, है ना। तो बस यही कह रखा है। पहला लॉ क्या लिखना है आपको, ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पहला कह रहा है भैया कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि कैसे सरफेस आपस में कांटेक्ट में, उड़दुड़ी खुड़दुड़ी, पॉलिश हुई बगैर पॉलिश हुई, इस पे डिपेंड करता है। वही लिखा हुआ है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है, एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश, किस तरह की पॉलिश हो रखी है, चिकनाई ज्यादा है या नहीं है, समझ गया। अगला कह रहा है भैया जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा दोनों सरफेस, जहां पे दोनों सरफेस आपस में टच होती है उन्हीं के पैरेलल लगता है, उसे हम टेंजेंशियल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे,
जैसे मान लीजिए इसको मैं बताता हूँ, ऐसा डायग्राम बनेगा, ये एक बॉडी है, ये अप्लाइड फोर्स लगा दिया मैंने, अप्लाइड फोर्स, तो भैया फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जहां पर ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहेंगी ना, उसके टेंजेंशियल, ऐसे पैरेलल कह सकते हो, दोनों सरफेस जहां पे मिल रही है ना उसी को टच करता हुआ निकलेगा यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स। समझ गए भैया, ये हो गया। अगला कह रहा है भैया, ये बात थोड़ी सी आपको सकता है चुभे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बात चुभनी भी चाहिए आपको। कह रहा है भैया आप 1 किलो की बॉडी को ऐसे रख दो, एक किलो की बॉडी को ऐसे रख दो, है ऐसे रख दो 1 किलो की बॉडी को, और इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाओ, ठीक है, और इसके अंदर एक्सेलरेशन ए आया। फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने नहीं मालूम है। मैंने इसी बॉडी को इस तरीके से रखा, यही बॉडी थी, ठीक है, इसी बॉडी को इस तरीके से रख दिया, 1 किलो की बॉडी को, अप्लाइड फोर्स उतना ही लगाया और एक्सेलरेशन अब भी उतना आया। फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर, F2 है। क्या है, देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि F1 बराबर में क्या रहा है, F2 आ रहा है। समझे, कह रहा है दोनों, देखिए कांटेक्ट, इसमें कांटेक्ट एरिया कितना है, इतना सारा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या इतना है, और इसमें कांटेक्ट एरिया क्या बस इतना है। किसमें कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, पहले वाले केस में ज्यादा है, लेकिन मैं देख रहा हूं दोनों सेम फोर्स में सेम एक्सेलरेशन आ रहा दोनों के अंदर। बस साले, लॉजिक टू भी तो लगा, फ्रिक्शन तो अलग हो सकते हैं ना, फ्रिक्शन अलग हो जाएगा तो नेट फोर्स अलग हो जाएगा, नेट फोर्स अलग हो जाएगा तो एक्सेलरेशन अलग नहीं होगा। अब नेट फोर्स क्या होता है पहले बता, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स। एरिया ऑफ कांटेक्ट जहां पर ज्यादा होगा वहां पर फोर्स क्या लगना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगना चाहिए, यानी पहले केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा, फोर्स वही है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना, आगे का फोर्स तो वही है ना, इस केस में पीछे का फोर्स आपकी उम्मीद के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। अब उंगली को ऐसे ऐसे रख कर, हाथ को ऐसे ऐसे रख कर, किसमें ज्यादा हीट निकल रही है, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा इसलिए हीट ज्यादा निकल रही है, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है इसलिए हीट कम निकल रही है। तो इसका मतलब हीट ज्यादा निकल रही है तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा ना, समझ गया। तो जहां पर एरिया ज्यादा होना चाहिए, एरिया ऑफ कांटेक्ट जहां पर ज्यादा होगा वहां फ्रिक्शन ज्यादा आएगा, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है वहां पर क्या है, फ्रिक्शन कम आना चाहिए, और वही फोर्स ज्यादा एक्सेलरेट करा है उसी चीज को। समझ गया। लेकिन भैया बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया भैया कि दोनों के अंदर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है भैया, सेम आ रहा है, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, ठीक है भैया, तो वही लिखा गया है। क्या हुआ, क्या हुआ, सोच भाई मैं क्या तो रहा हूँ, फ्रिक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, इसको ध्यान से सुनोगे ना तभी चीजें आपके लिए आसान होंगी, आप सोच पाओगे इसमें। अब वही लिख दिया इन्होंने कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। अरे डिपेंड ही नहीं करता, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आप चाहे फोन को ऐसा, इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, या ऐसे रखो, तीनों केस का एरिया ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, फ्रिक्शन भी क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा बनेंगे इस केस में ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, इस केस में बॉन्ड थोड़े कम बनेंगे, इस केस में बॉन्ड और कम बनेंगे, फ्रिक्शन और कम आएगा। अब सुअर तुझे क्या लगता है ये बताना, बॉन्ड हिसाब से कम आना चाहिए इसमें, दूसरे नंबर पे ये सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ही है, लेकिन हम देख रहे हैं भैया कोई फायदा नहीं है, सब जगह पे एक्सेलरेशन सेम है, इसका मतलब हर जगह पर फ्रिक्शन भी क्या था, सेम था, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, डिपेंड ही नहीं कर रहा किस पे, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, ये भी लिखना है आपको, ठीक है भैया। और ये ध्यान रखना नीचे लिखा हुआ लास्ट लॉन्ग कांटेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम, ये बात ध्यान रखना कि आपका नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आप उसको जैसे नॉर्मली बॉडी है ना तो बॉडी चेंज करो ना उसके प्लेन को चेंज करो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों चीजों से ही चेंज होता है, या तो बॉडी चेंज कर दो, बॉडी चेंज तो उसका वेट चेंज, अब वेट चेंज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, या फिर उसका इंक्लाइन प्लेन चेंज कर दो, उसका प्लेन जिस प्लेन पर रखी है वहां के अगर एंगल को चेंज कर दोगे तो वहां पर भी आपका एन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ गया भैया। तो ध्यान रखना कि आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि दो बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में उनका कितना एरिया आपस में कांटेक्ट में है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ना तो बॉडी बदलो
ना उनके प्लेन को बदलो, क्योंकि दोनों केस में अगर बदलोगे तो एन की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और फ्रिक्शन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है भैया, भाई बहुत बारीकी से बता रहा हूँ भैया मैं, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, अब वही लिखा रखा है कि भैया जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो लिखा हुआ है इसे मत लिखना, जो मैं लिख रहा हूँ कह रहा भैया जो फ्रिक्शन है कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। समझ गया। फिर उसके बाद एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। ठीक है भैया, म्यू टाइम्स ऑफ एन। एन की वैल्यू mg आप कब लिखोगे, एन की वैल्यू mg कब लिखोगे आप, ये एन जो है ये सॉरी म्यू, इसे कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे, ये क्या है भैया, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेस इन कांटेक्ट। ये अलग अलग होता है उन हर सरफेस के लिए जो अलग अलग सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखे हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ कांस्टेंट इज कॉल्ड ये, और यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा, लेकिन ये डिफरेंट होता है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेस इन कांटेक्ट। अलग अलग सरफेस, मान लो आप यहाँ पे चल रहे हो, इसके लिए म्यू अलग होगा, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, जस्ट एक नंबर होता है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ठीक है, और आप किसी रफ वाली जगह पे चलोगे तो वहां का म्यू क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, आप देखा ना, आप ही चलो जमीन पर, एन वही है, आप ही चलो रोड पर, एन वही है, लेकिन फ्रिक्शन हर जगह पर क्या होगा, बदलेगा। यानी एक और फैक्टर है जो फ्रिक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो क्या है, दोनों सरफेस के बीच में जो कॉफिशिएंट है। हम ही चल रहे हैं अलग जगह पे, आप चलो ना, कई जगह पे जूत चप्पलें ज्यादा घुस जाती हैं, कई जगह पे चप्पलें कम घिसती है, फ्रिक्शन का ही तो लोचा है सारा। सोनी तो समझा ना, तो ध्यान रखना भैया, डिफरेंट फॉर डिफरेंट, म्यू अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है। एन एम जी के बराबर कब होगा, तू बता भाई। एन की वैल्यू मैं mg लिखना चाहता हूं, F1 इक्वल्स टू में लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू में म्यू mg, कब होगा है, साले ज्यादा ये हाथ वाथ मिला ढंग से बता, एन की वैल्यू mg के बराबर कब होगी। अब देखना ये रही, क्या ये वही, अभी यही वाला कर रहा हूं। अब कहते ना बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी है, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखेगी तो हम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg लिख सकते हैं, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं रखी है तो एन की वैल्यू आपको mg नहीं रखनी है, फिर आप रिजॉल्व करोगे वो mg cos थीटा हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको। ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैंने बड़ी बारीकी से आपको समझा। हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ बुला ले। ठीक है, समझ गया। तो ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया इसमें कुछ नहीं लिखा हो, जो मैंने बताया ना उसमें, इसमें 10% भी लिखा उसका। ठीक है, पढ़ लो, केवल ऊपर ऊपर की बातें लिखी, गहराई है ही नहीं इसमें, बुकों में गहराई नहीं होती। बुकों में अगर गहराई देखनी है तो रेसनिक एंड हेलिडे पढ़ लेना, उसमें आपको सारी सारी चीजों की गहराई मिलेगी, लेकिन आपको कई बच्चों को उसकी इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, रेसनिक हेलिडे। ठीक है, ठीक है, उसमें गहराई लिखी हुई है अगर पढ़ना चाहते हो। हाँ, रेसनिक हेलिडे, ना मिलने पा रहा, क्या पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही मैंने पीछे ही पढ़ाया था। ठीक है, क्लियर है सबको फ्रिक्शन। ठीक है, इसको फ्रिक्शन को दोबारा वीडियो जाके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने दोबारा से इसलिए पढ़ाया, मैंने कहा कि भैया हो सकता है कि किसी को कुछ डाउट हो, क्योंकि नया टॉपिक है और चीजें जल्दी से फील नहीं होती। आज मुझे लगता है कि आपको फील होगा थोड़ा बहुत, नहीं नहीं वही चैप्टर है, लेकिन अब खत्म कर दूंगा मैं इसको। जहां डेरिवेशन आई वहां पे 6-7 डेरिवेशन एक दिन में तुम्हारा भाई करा देगा, एक दिन में निपटा देगा चैप्टर। अब ये इसके बाद डेरिवेशन, अब यार तुम आंख बंद कर पहले। ठीक है, जहां पर डेरिवेशन आई वहां पे एक दिन में 6 या 7 डेरिवेशन निपटा दूंगा। सोनी ठीक है, तो समझा नहीं, क्या करूं तेरा बड़ा भाई जो, ये सेव कर लिया मैंने, कर लिया।